मैं सोच रहा हूं, कमाल है साला। हरामी। चोद रहा हूं, चोदना। कमाल है। भाड़ में जाए ये पेड़, साला चौदना कितनी गर्मी है। रूस का अगस्त अच्छा नहीं जा रहा है और इसकी वजह यूक्रेन है। भले ही ट्रंप ने चीन और तुर्की पर रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध नहीं लगाए, किंतु यूक्रेन ने रूसी तेल उद्योग पर अपने प्रतिबंध जारी रखे हैं। अगस्त रूसी तेल रिफाइनरियों के लिए कठिन महीना रहा। रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 14% प्रतिनिधित्व करने वाली सभी रिफाइनरियों को बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है। 2 अगस्त को रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 3% प्रतिनिधित्व करने वाली नोवोकुस्पिक रिफाइनरी थी। रजान रिफाइनरी भी थी जो 6% का प्रतिनिधित्व करती है। 7 अगस्त को हमारे पास 2% हिस्सेदारी वाली ऑफ्स्क रिफाइनरी थी। 10 अगस्त को हमारे पास सराटोवा है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो और 2.5% का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर सिर्फ 10 दिनों में यूक्रेन ने रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 14% प्रभावित किया है। मैं सोचने लगा हूं कि शायद इसी वजह से पुतिन ने रूसी उत्पादकों को रूस के बाहर पेट्रोल निर्यात करने से मना कर दिया। वहां कमी हो रही है और रिफाइनरियां इतनी जल्दी चालू नहीं हो पा रही हैं कि उस कमी को पूरा कर सकें। यूक्रेन द्वारा हाल में किए गए हमले पर चर्चा करने से पहले उपराष्ट्रपति J.D. वांस ने एक रोचक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली आगामी बैठक के बारे में बात की। आइए उसका एक संक्षिप्त क्लिप सुने। मैं विदेश नीति पर आना चाहूंगी क्योंकि उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले मुझे यहाँ राष्ट्रपति को बहुत बड़ा श्रेय देना होगा, मारिया, क्योंकि ये अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप पीछे जाएं तो यह युद्ध इस समय तक 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। 1 मिलियन से भी ज्यादा रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, और जैसा कि राष्ट्रपति कहते हैं, असली संख्या शायद आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। 6 महीनों से कोई ठोस सफलता नहीं मिली है, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी। उन्होंने मुझसे, सचिव रूबियो और स्टीव विटकॉफ से पूछा है। हम लगातार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। वाहिद सी है कि व्लादिमीर पुतिन द्वारा जेलेंस्की के साथ कभी न बैठने की बात कहना सबसे बड़े गतिरोधों में से एक है। राष्ट्रपति ने अब उसमें सफलतापूर्वक बदलाव किया है। हम अब ऐसे मुकाम पर हैं जहां तीनों नेताओं को मिलकर बैठना और इस संघर्ष को खत्म करने पर चर्चा करने का वक्त आ गया है। अब मुझे क्या लगता है कि आखिरकार इससे क्या निकल कर आएगा। यह वास्तव में बहुत सरल है। रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान संपर्क रेखा को देखकर हम एक ऐसा समझौता करने का प्रयास करेंगे जिस पर दोनों देश सहमत हों और शांतिपूर्वक रह सकें, जहां हत्या रुक जाए। यह किसी को भी बहुत ज्यादा खुश नहीं करेगा, न ही रूसियों को और न ही यूक्रेनियों को। अंततः दोनों पक्ष संभवतः असंतुष्ट ही रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना डोनाल्ड जे ट्रंप की नेतृत्व क्षमता के आप वास्तव में यह बातचीत कर पाएंगे। अब एक पल में हम उस शांति प्रस्ताव के बारे में और बात करेंगे जिसे अमेरिका या रूस ने आगे रखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और अनुवाद की गलती हुई है। रूसी लोग जो कह रहे थे उसे समझने में गलतफहमी हुई, और यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि यह एक रूसी रणनीति है, न कि कोई सच्ची गलतफहमी। लेकिन पहले उस तेल रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं जिस पर कल रात हमला हुआ था, और रूस इससे क्यों नाराज है। कल रात खबरें आईं कि यूक्रेनी ड्रोन ने सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। आप कई अलग अलग कोणों से बड़ी आग देख सकते थे, और गवर्नर ने पुष्टि की कि एक औद्योगिक स्थल को नुकसान पहुंचा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह रिफाइनरी थी, क्योंकि क्रेमलिन इस तरह की खबरें पूरे रूस में फैलने नहीं देना चाहता। नक्शा दर्शाता है कि यह रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से लगभग 500 किमी या 300 मील दूर है, और यूक्रेन के नियंत्रित क्षेत्र से और भी दूर है। यह रूस की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक थी, जो रूस की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 2% उत्पादन करती थी। अब जरूरी नहीं कि इसका मतलब यह हो
कि यह क्षमता पूरे साल के लिए बंद हो गई है, क्योंकि आखिरकार 2% क्षमता उस रिफाइनरी के पूरे साल के उत्पादन को दर्शाती है बात। लेकिन हम मोटे तौर पर मान सकते हैं कि यह रिफाइनरी कुछ हफ्तों या शायद महीनों के लिए बंद रहेगी, ताकि यूक्रेनी हमले से हुए नुकसान की मरम्मत की जा सके। ये क्लिप्स दुर्घटना से हुए नुकसान की गंभीरता को दर्शाती हैं। इसके अलावा ताज़ा जानकारी से पता चलता है कि इस तेल रिफाइनरी का 75% हिस्सा आग की चपेट में है, जिससे यह मानने का कारण बनता है कि यह संयंत्र पूरी तरह से तबाही के कगार पर है। अब उम्मीद करते हैं कि यह सच साबित हो और यह संयंत्र रूसी सेना के लिए मूल रूप से मरम्मत के लायक न रहे। अब यह यूक्रेनी ड्रोन द्वारा रूसी क्षेत्र के अंदर और भी गहराई तक निशाना साधने का एक और उदाहरण है। अगर तुलना करें तो पहले के हमले मुख्य रूप से दक्षिण में संपर्क रेखा और रूस के पश्चिमी हिस्सों पर केंद्रित थे। अब ड्रोन रूसी क्षेत्र के अंदर हजारों मील तक उड़ने में सक्षम हैं। असल में जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ घंटे पहले ही हमें एक और रिपोर्ट मिली कि रूस के अंदर लगभग 1700 मील दूर एक ड्रोन देखा गया। यह रहा उसका क्लिप। यह ड्रोन कोमी गणराज्य में था और पहली बार कोई ड्रोन इतनी गहराई तक पहुंचा है। ड्रोन का लक्ष्य एक और रूसी रिफाइनरी था, उख्ता ऑयल रिफाइनरी, और स्थानीय लोगों ने इलाके में जोरदार धमाकों की सूचना दी है, जो यूक्रेन से लगभग 1700 मील दूर है। इन हमलों का रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी संघीय बजट पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में रूस का संघीय बजट घाटा $15 अरब बढ़ गया, जो वित्त मंत्रालय के वार्षिक अनुमान से 25% से अधिक है। यह एक चौथाई से अधिक है और अभी साल समाप्त नहीं हुआ है। पहले 7 महीनों का घाटा $61 अरब हो गया, जो पिछले साल से 4.5 गुना ज़्यादा है। साथ ही रूसी बजट इस मान्यता पर बना था कि तेल की कीमत $70 प्रति बैरल रहेगी, जो रूसी अर्थव्यवस्था की गणना को बिगाड़ रहा है। दुर्भाग्य से पुतिन के लिए वह धारणा सही साबित नहीं हो रही है। इस साल पहले ही कई महीने ऐसे रहे हैं जब तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तक गिर गई थीं, और अभी के समय में तेल $66 प्रति बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जो पहले ही रूसी बजट में बड़ी सेंध लगा रहा है। और इसमें अभी तक यूक्रेनी हमलों को भी शामिल नहीं किया गया है, जो रूस के अंदर गहराई तक जा रहे हैं और इन रिफाइनरियों को ऑफलाइन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रूस उस कच्चे तेल को प्रोसेस नहीं कर सकता जो वे निकालते हैं, जिसका मतलब है कि वे उसे निर्यात नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि उनकी कमाई कम हो रही है। अब यूक्रेन सिर्फ तेल रिफाइनरियों को ही निशाना नहीं बना रहा है, वे रूसी युद्ध मशीन और फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी सैनिकों की सहायता करने वाली फैक्ट्रियों और लॉजिस्टिक हब्स को भी लक्षित कर रहे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूसी तातारस्तान में शायद ड्रोन जमा करने वाले एक टर्मिनल पर हमले की पुष्टि की है। आज सुबह सर्विस स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर ए ने कुजुलुल के एक लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया, जहां ड्रोन के लिए विदेशी पुर्जे भी जमा किए जाते हैं। यूक्रेन से लक्ष्य तक की दूरी लगभग 1300 किमी या 900 मील है। यह है हमले की क्लिप। साला, हमें मार डाला। क्या आप लोग जानते हैं इस सुविधा के बारे में, और क्या दिलचस्प है, इसका नाम देंग शियाओपिंग लॉजिस्टिक्स टर्मिनल रखा गया था। ऐसा था क्योंकि यह रूसी उत्पादकों और चीनी आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक संयुक्त ऑपरेशन था। इससे चीन के इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान चाहने की बात का खंडन हो जाता है। ईरान ने रूस को ड्रोन उपलब्ध कराए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करता रहा। हम किसी भी तरह से रूस का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये देखा या नहीं, लेकिन जब भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, तो सोचिए कौन आया और उसे और भी ज्यादा छूट पर खरीदना शुरू कर दिया। अब चीनी खरीदार, बिल्कुल, चीन वो सारी सप्लाई नहीं ले सकता जो भारत खरीद रहा था। इसलिए ये रूसी युद्ध मशीन के लिए निश्चित रूप से एक झटका है।
लेकिन चीन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध चलता रहे, और इसका कारण बहुत सीधा है। चीन के पास इस युद्ध को खत्म कराने का कोई प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि चीन को इस युद्ध से बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए वो चाहता है कि ये युद्ध जितना लंबा चले उतना अच्छा है। चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। रूस कमजोर हो रहा है, जो चीन को पसंद है, और अमेरिका और पश्चिम का ध्यान युद्ध की वजह से भटका हुआ है, जो चीन को भी पसंद है। यूक्रेन में लाखों निर्दोष नागरिक मर रहे हैं, जो चीन के लिए समस्या नहीं बल्कि लाभदायक स्थिति है। यही कारण है कि चीन न तो रूस की हार चाहता है और न ही उसकी जीत। चीन चाहता है कि यह युद्ध लंबा चले, लेकिन दुर्भाग्यवश चीन के लिए ऐसा लगता है कि यूक्रेनी सेना लगातार रूसी आक्रमणकारियों को पीछे धकेल रही है। यह है उस बात की रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यूक्रेनी सेनाएं वास्तव में सुमी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने सुमी क्षेत्र को मुक्त करा लिया है। यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने सुमी क्षेत्र के एक गांव को रूसी सैनिकों से पूरी तरह मुक्त और साफ करने के लिए सफल अभियान चलाया। 33वीं स्वतंत्र आक्रमण रेजिमेंट और 24वीं स्वतंत्र आक्रमण बटालियन की इकाइयों ने हमले में भाग लिया। सेना के मुताबिक लड़ाई में 18 रूसी आक्रमणकारी मारे गए। यह 2 और गांवों के बाद है जो यूक्रेन ने पिछले 2 हफ्तों में मुक्त कराए थे। सुमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। यह पुतिन के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी है कि उन्होंने इस क्षेत्र के रूसी सैन्य अधिकारी को हटा दिया। क्रेमलिन ने जनरल लापिन को हटा दिया है, जो ग्रुप सेवेयर का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल जनरल येगवानी निकफ्रो को उनकी जगह नियुक्त किया गया। कारण संभवतः सुमी ओब्लास्ट में लगभग 3 रूसी बटालियनों का नष्ट होना और यूक्रेन की 225वीं रेजिमेंट द्वारा कई क्षेत्रों की मुक्ति है। अब उत्तर सुमी ओब्लास्ट में रूसी दबाव बढ़ने की उम्मीद है। यह सब कल रात हुआ, और हाल की यूक्रेनी अनाज खबर तब आई जब इस आदमी को बदला गया था। या तो नया अधिकारी अभी नहीं आया है, या वो भी पुराने जैसा ही खराब है। यूक्रेन और बाकी दुनिया के लिए यह अच्छी खबर है। अब हमें शांति सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाला है। हमें पुतिन और वित्कोव के बीच हुई चर्चा की और जानकारी मिल गई है, जिससे यह सम्मेलन हुआ, और यह वही पुरानी कहानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुतिन के कथन और अमेरिका की समझ के बीच कुछ गलत फहमी हुई थी। ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ महीने पहले ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीज फायर होने पर व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि रूस ने ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीज फायर के लिए सहमति दी है। इसका अर्थ है कि रूस यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, मॉल्स आदि पर हमले बंद कर देगा। खैर, क्रेमलिन ने थोड़ा अलग बयान जारी किया। क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला रोकने पर सहमति जताई है, उसमें कोई अंत नहीं था। हालांकि पुतिन ने कॉल खत्म होने और बयान जारी होने के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर हमला शुरू कर दिया, जिससे उनकी बात पर अमल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस बार भी इसी तरह की गलतफहमी हुई है। एक यूक्रेनी आउटलेट के अनुसार विटकोव ने यूक्रेन से शांतिपूर्ण वापसी के लिए डोनेट्स्क छोड़ने के बदले पुतिन के प्रस्ताव को गलत समझ लिया। यूक्रेन को रूस द्वारा कब्जा किए गए हर क्षेत्र से पीछे हटना होगा। पुतिन अपनी मांग पर अड़े रहे कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, हर्सान और क्रीमिया के 5 यूक्रेनी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण हो। पुतिन ने केवल क्षेत्रीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, जैसे कि ऊर्जा संयंत्रों या अग्रिम मोर्चे के पीछे बड़े शहरों पर हमलों को आपसी रूप से छोड़ना। अमेरिका ने रूस को पूर्ण युद्ध विराम के बदले अधिकांश प्रतिबंध हटाने और नए आर्थिक करार करने का प्रस्ताव दिया। पुतिन ने कहा कि वह किसी भी हालत में रूस के मोर्चे पर चल रहे बड़े हमलों को रोकना नहीं चाहते, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने विटकोव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विटकोव ने पुतिन के साथ वार्ता के दौरान यूक्रेनियों की हर्सान और जापोरिजिया से वापसी की मांग को रूसियों की उस क्षेत्र से शांतिपूर्ण वापसी के प्रस्ताव के रूप में देखा। एक यूक्रेनी सरकारी अधिकारी ने कहा कि बिल विटकोव को पता ही नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे।
इस आकलन को जर्मन सरकार के प्रतिनिधि भी साझा करते हैं। 7 अगस्त को अमेरिकी सरकार के अधिकारियों, जिनमें स्पेशल एनवॉय विटकोव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और वीपी जेडी वांस और यूरोपीय साझेदारों के बीच एक टेलीफोन कॉल के दौरान अमेरिकी पक्ष को अव्यवस्थित और असंगठित माना गया। विटकोव की पुतिन के साथ बुधवार को क्रेमलिन में हुई बातचीत पर की गई टिप्पणियों को भ्रमित करने वाला माना गया, जो इसका मुख्य कारण था। यूक्रेन के क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते समय यूरोपीय लोगों को वे अभिभूत और सक्षम दोनों लगे। विटकोव और रूबियो आगे की दिशा पर असहमत थे। रूबियो ने यूरोपीय लोगों को आगामी प्रक्रियाओं में शामिल करने पर जोर दिया, जबकि वेंस और विटकोव केवल उन्हें ट्रंप के आगामी कदमों के परिणामों के बारे में सूचित करना चाहते थे। यही थी रिपोर्ट। अब मैं इसका आसान शब्दों में मतलब समझाता हूँ। शुरुआत में हमने सुना था कि रूस ने कुछ क्षेत्र यूक्रेन को वापस करने पर सहमति दी थी। बदले में यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस को सौंपने को तैयार था। इसी वजह से पुतिन और ट्रंप के बीच एक बैठक तय की गई और इसकी घोषणा भी की गई। और यह सभी के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि अब तक रूस हमेशा कहता आया है कि वह चारों ओब्लास्ट चाहता है, और जाहिर है कि क्रीमिया तो पहले से ही पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। पुतिन ने अपनी मांगों को कम करते हुए कहा कि वह केवल 2 ओब्लास्ट चाहता है और बदले में वह रूस के नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़ने को तैयार है, जो मेरे लिए एक बड़ी प्रगति है। असलियत जल्दी सामने आ गई। क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे कोई इलाका छोड़ देंगे। क्रेमलिन ने असल में यही कहा कि अगर यूक्रेन चारों क्षेत्रों को छोड़ देता है तो वे यूक्रेनियों पर हमला करना बंद कर देंगे। क्रेमलिन की मांगें शुरू से ही यही रही हैं, और यह आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से मिलने पर सहमति जताई। हालांकि पुतिन ने कभी रियायत या समझौते का संकेत नहीं दिया। सभी स्टीव विटकोव को इसका दोषी ठहरा रहे हैं। मैं स्टीव विटकोव का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में पुतिन झूठ बोल रहा है। उन्होंने पहले भी निजी बैठकों में एक बात कही है और सार्वजनिक रूप से विपरीत बात कही है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार स्टीव विटकोव के साथ अमेरिकी दूतावास का एक अनुवादक था। मुझे लगता है कि अनुवाद में कुछ गलत हुआ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि पुतिन विटकोव से कुछ इलाका छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बैठक की घोषणा होते ही क्रेमलिन अपने वादे से मुकर गया। वे जानते हैं कि जनमत के खेल को कैसे खेलना है और जनता को गलत जानकारी देकर बेवकूफ़ बनाना है। रूस जनमत के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। रूस दुनिया में इसमें सबसे माहिर है और हम इसे वास्तविक जीवन में देख रहे हैं। अब हमें बस इंतजार है कि 6 दिन बाद होने वाली बैठक कैसी होती है। उम्मीद है कि अगर हमें प्रेस पास मिला तो बिजनेस बेसिक्स अलास्का इस बैठक की रिपोर्टिंग करेगा। मैं वहां रहूंगा।